Sup Education City. Sorry, I forgot to write you. Don't mind. So today in Sup Education City, I'm going to teach class 8, and class 8 your subject is civics, and in this subject we will talk about chapter number 3 part 1. This is your part 1. I will explain how. So let's start. Your chapter 3 name is why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? तो आपके चैप्टर का नेम है. स्टार्ट करते हैं. We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relationship between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments and to have a consent of the citizens. हम इंडियंस जो है वो प्राइड करते हैं अपने आप पे, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है. सो इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे दैट कि जो आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग का, वो कैसे रिलेट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की नीड से. In these elements that together make us democracy, and this is best expressed in the Constitution of Parliament. ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, ये आपका जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, यही वे जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी कंट्री को डेमोक्रेसी बनाते हैं. और इसके बारे में बहुत अच्छे से हमारे पार्लियामेंट में लिखा गया है. इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो पार्लियामेंट है वो इनेबल करता है सिटीजन्स को इंडिया के, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल कर सकें गवर्नमेंट को. सो ये मेकिंग ऑफ पार्लियामेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी का और एक की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. इसलिए पार्लियामेंट के ऊपर एक अलग से चैप्टर बनाया गया है. सो लेट्स सी वाई शुड वी डिसाइड. ये जो आपका मैंने पहला पेज कराया था, ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में और कैसे हमारा पार्लियामेंट बनता है, क्या हमारे पार्लियामेंट में होता है. सो अब आगे बढ़ते हैं. वाई शुड पीपल डिसाइड क्यों करते हैं. इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त. जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुई थी. प्रीसीडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफरेंट स्ट्रगल. वैसे अगर हम देखें तो ये बहुत लंबा और बहुत मुश्किल स्ट्रगल था, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब बहुत सारी कास्ट, बहुत सारी जातियों ने पार्टिसिपेट किया था. पीपल अलग अलग बैकग्राउंड से ज्वाइन करा था. पीपल बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से थे, सबने ज्वाइन करा था स्ट्रगल को, और वे इंस्पायर हुए थे किस आइडिया से, आइडिया ऑफ फ्रीडम से, आइडिया ऑफ इक्वलिटी से, आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग से. अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के अंदर जो पीपल थे वे डर के रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी डर के रहते थे और वे एग्री नहीं होते थे बहुत सारे डिसीजन के साथ. डेटों को, मतलब जो डिसीजंस ब्रिटिश लेते थे उनके साथ वे एग्री हो जाते थे और अपने डिसीजंस का गला घोट देते थे. बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस. पर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी अगर वे अपने डिसीजंस को आगे बढ़ाना चाहते थे. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. बट फ्रीडम मूवमेंट ने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया. जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश को कहने लगे कि हमारे भी डिसीजन सुनो, और वे ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अपनी डिमांड्स रखने लगे. एज फार बैक एज 1885, फिर 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उसने डिमांड किया कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर में, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनको राइट होना चाहिए बजट का और आस्क क्वेश्चंस का. क्योंकि इंडिया को लेजिस्लेचर ने पार्ट तो दे दिया था, बट इंडियन मेंबर्स को राइट नहीं था कि वे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सके. तो INC ने कहा कि हमें भी राइट दो. सो जो गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट हुआ था 1909 में, उसने कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को राइट दे दिया है कि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो बजट के बारे में. पर ये जो अर्ली लेजिस्लेचर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे, वे रेस्पॉन्स उनको ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट उनको भरनी पड़ती थी. उनको जो नेशनलिस्ट मांगते थे उनको वो देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को. तो उन्होंने कहा था कि चलो थोड़ा सा लेजिस्लेचर में तुमको जगह दे देंगे, राइट आस्क टू क्वेश्चन भी दे देंगे. पर जो लोग हैं, जो अडल्ट हैं, जो ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनको हम वोट करने की इजाज़त नहीं देते और ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते. अब जब नेशनलिस्ट जहाँ से डिमांड रख रहे थे, उसी तरफ दूसरी जगह ये जो ब्रिटिश थे ये भी अपनी डिमांड्स रख रहे थे. जैसा कि आप सबने चैप्टर 1 में पढ़ा है, जो एक्सपीरियंस है कॉलोनियल रूल का, ब्रिटिश रूल का, वो
as well as participation of different people in struggle for freedom left little doubt। जैसे जो एक्सपीरियंस है कोई ब्रिटिश रूल का और जहाँ तक की पार्टिसिपेशन की बात है बहुत सारे पीपल के स्ट्रगल में, एक छोटा सा डाउट हमारे माइंड में आता है कि जो नेशनलिस्ट पर्सन्स थे क्या वे सब इंडिपेंडेंट थे? इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस। क्या नेशनलिस्ट लोगों ने ये सोच रखा था कि इंडियन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया पार्टिसिपेट कर सकती है मेकिंग डिसीजंस में? क्या हर लोग नीची ऊंची जाति का पार्टिसिपेट कर सकता है? बट अगर ये राइट नहीं होता तो क्या होता? बहुत प्रॉब्लम होती। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिपेंडेंस आई हमें सिटीजन्स को हमें फ्री कंट्री मिली, हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, हम किसी के कॉलोनियल रूल के अंदर नहीं है, कोई हमें ज़बरदस्ती गुलाम नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो जो करेगी उसका मन जो होगा वो ही करेगी। इसका मतलब है कि कंट्री तो फ्री हो गई बट जो गवर्नमेंट है वो नहीं होगा, पर जो पीपल चाहेंगे पीपल्स के नीड के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। तो गवर्नमेंट को भी बांध दिया गया कि जो पीपल की नीड होगी उस टाइम आप वो ही काम कर पा सकते हैं। जो ड्रीम्स हैं और एस्पिरेशंस हैं फ्रीडम स्ट्रगल के वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट अच्छे से लिखे गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जिसमें लिखा गया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ब्रिटिश ने मना करा था कि एडल्ट वोट नहीं करेंगे, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें साफ साफ लिखा गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, जिसका मतलब है कि सारे एडल्ट सारे सिटीजन्स जो हमारी कंट्री के हैं वे राइट टू मेक डिसीजंस है, राइट टू वोट है, एंड उनको सारे राइट्स दिए जाएंगे जो एक यंग इंसान को दिए जाते हैं। अब साइड में आपके ये एक बॉक्स बना हुआ है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यू कैन सी इट फ्रॉम योर बुक। मैं आपको पढ़ा देती हूँ। What do you think the artist is trying to convey through the image of parliament on the previous page? प्रीवियस पेज पे जो आपका पहला पेज था इस पे जस्ट अ मिनट, या इस पे आपको क्या लगता है कि ये जो पिक्चर है इसमें जो आर्टिस्ट है वो क्या कहना चाहता है? क्या आर्टिस्ट क्या कहना चाहता है अब आपको बताना है। इसमें हमें ये लगता है कि जो आर्टिस्ट है वो बताना चाहता है कि जो हमारी इंडिया है उसको सारे लोग पकड़ रहे हैं, हर इंसान की वजह से ही ये जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है खड़ा है। देखिए एक गरीब औरत, एक बड़ा जेंटलमैन, एक नेता, सब लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर उठा रहे हैं, तभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। अगर इनमें से एक भी पीछे हट जाए तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीछे हो जाएगा। और ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, एंड इलेक्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग द ईवीएम। ये एक अडल्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का पालन कर रहे हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। तो ये इलेक्टर, ये जो इंसान है ये इसको पढ़ रहे हैं। द अबव फोटो, ये जो ऊपर की फोटो है ये हमें शो करती है कि एक वोटर पढ़ रहा है इंस्ट्रक्शंस को ईवीएम के। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई थी जिससे वोट डालते हैं, उसको वो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा था कि कैसे वोट डालनी है। ईवीएम यूज़ की गई थी सबसे पहली बार कंट्री में 2004 में जनरल इलेक्शंस के लिए। फिर जो ईवीएम का यूज़ था 2004 में, उसने कम से कम 1,50,000 ट्रीज़ को बचाया था कट होने से, क्योंकि वे 8,000 टन ऑफ पेपर प्रोड्यूस होते थे। पहले वोट पेपर पे लिखी जाती थी, तो ईवीएम के आने से वो पेपर बचे थे और हमारे ट्रीज़ भी बचे थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल जनता और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें क्या आता है, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज अ डिजायर। जो एक डेमोक्रेसी का पॉइंट था वो एक आइडिया था कंसेंट का, एक डिजायर था हमारा, एक अप्रूवल था और एक पार्टिसिपेशन था पीपल्स का। ये जो डिसीजन होते हैं जो पीपल्स के, वे बनाते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और डिसाइड करते हैं उसके फंक्शनिंग के बारे में। पीपल्स की डिमांड के हिसाब से ही एक गवर्नमेंट चलती है। जो बेसिक आइडिया है इस काइंड का डेमोक्रेसी में वो ये है कि जो इंडिविजुअल है और कोई भी सिटीजन इंडिया का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, एंड दैट इज़ अ प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स। कि ऐसा नहीं है कि आपको एक इंसान अच्छा नहीं लगता तो आप उसे बाहर निकाल देंगे कहीं से, नहीं। सब इंसान को, सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे हर इंसान का हक है, हर इंसान उस पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे जा सकता है, हर इंसान उस पब्लिक इंस्टीट्यूशन का यूज़ कर सकता है। तो इसमें आपको यही बताया गया है पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। कि मतलब जो पीपल, जो इंसान है जिस रिप्रेजेंटेटिव को भी चूज करते हैं वो ही रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो अच्छा नहीं होता तो पीपल उसको चेंज भी कर सकते हैं। हाउ डज अ इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, एज अगर होता कि सिर्फ एक ही इंसान गवर्नमेंट को चूज करता तो क्या होता, तो जो बाकी के लोग हैं हमें उनकी चॉइस नहीं पता चलती, वे क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, हमें उस बारे में पता नहीं चलता।
वन वे ऑफ डूइंग सो इज एज यू रीड इन थ्रू इलेक्शंस। तो जैसे अब क्या होने लगा है कि अब हर इंसान, हर इंडिविजुअल अपना वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान देगा, हर सिटीजन इंडिया का वोट देगा। तो इसी कैसे हो सकता है, ये इलेक्शंस के द्वारा पॉसिबल है। अब इलेक्शंस विल टेक प्लेस, हर इंसान वोट दे सकता है। पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट के लिए। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर जिस ग्रुप के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए हैं उनकी गवर्नमेंट बनेगी। जैसे अगर आपके उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बहुत ज़्यादा लोग इलेक्ट हुए हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई जाएगी। जो पार्लियामेंट है वो बनता है इन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ जोड़कर। इन रिप्रेजेंटेटिव से ही पार्लियामेंट बनता है और ये रिप्रेजेंटेटिव हम इंसान से बनते हैं। तो हर तरफ हम कॉमन पीपल ही काम आते हैं। जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को एज पर द नीड्स ऑफ पीपल, हमारी नीड्स के हिसाब से। इन दिस सेंस, इस सेंस से हम कह सकते हैं पीपल भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो हम पीपल ही अपनी गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। आगे देखिए कि ये चीज़ लिखी हुई है, गिव वन रीज़न। एक रीज़न दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अडल्ट है, हर इंसान है सिटी का, उसको हक है वोट देने का, उसको हक है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सके। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। हम ले सकते हैं बिकॉज एवरीवन इन दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड शुड हैव अ चांस टू कंट्रीब्यूट ऑन द वर्किंग ऑफ अ स्टेट और गवर्नमेंट. It will allow people to create and modify their government in the way they want the country to run. Lawmaking and decision making should be shared by all people. Now, अब एक और क्वेश्चन है, डू यू थिंक कि आपको लगता है कि आप कोई डिफरेंस है आपकी क्लास मॉनिटर में जिसको टीचर ने सेलेक्ट किया है और यह स्टूडेंट से सेलेक्ट हुआ है? हाँ, एक डिफरेंस है। अगर बच्चे को, जो मॉनिटर है उसको बच्चों ने सेलेक्ट किया है तो वो मॉनिटर बच्चों ने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया कि हाँ ये हमें अच्छे से रखेगा। बट अगर टीचर ने सेलेक्ट किया है तो टीचर ने अकेले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट किया है, वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रही है। इसलिए ये थोड़ा चेंज है। अगर स्टूडेंट सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के ज़्यादा देखी जाते हैं कि ज़्यादा वोट किसके लिए है ना। एक पिक्चर है आपके बुक में, देखिए ये जो फोटो है ये शो करती है इलेक्शन स्टाफ को, इलेक्शन के स्टाफ को जो यूज़ कर रहे हैं एलिफेंट को टू कैरी पोलिंग मटेरियल एंड ईवीएम्स टू पोलिंग स्टेशंस लोकेटेड टू डिफरेंट ट्रेन्स। मतलब इसमें क्या है, ये जो बैग्स ये लोग ले रहे हैं इनमें कुछ नहीं है, इनमें भी पेपर्स हैं। जैसे पहले ईवीएम नहीं आई थी, नहीं मतलब जब ईवीएम आई तो ईवीएम की मशीन्स ले जाई जा रही हैं इन बैग्स में, ये इन लोगों के द्वारा, इलेक्टोरल्स के द्वारा, इलेक्शंस के मेंबर्स के द्वारा। नाउ द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो पीपल और रिप्रेजेंटेटिव का आइडिया है ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है। इसके बारे में हमने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा। आप फैमिलियर है कि कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे पहले यूज होता है आपका जुडिशरी, ये सब गवर्नमेंट्स ऑफ लेवल्स के बारे में बात की गई है। अभी एक क्वेश्चन पेपर है, ये देख लेते हैं। यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज, हाउ द पर्सन गेट इलेक्टेड। ये जो पूरा क्वेश्चन है आपका क्लास 7 के में था, आपको याद है तो या आप क्लास 7 की अपनी कॉपी में से देख सकते हैं पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन पेपर। आगे देखते हैं, डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड पार्लियामेंट, लोकसभा। From the list below, identify the work of state government and of central government. I hope you all can do this because it is in your 6th. मैं फिलअप्स करा देती हूँ बार। Democratic government in our time are usually referred to as representative democracies. In the representative democracies, people do not participate directly. Directly आएगा, but instead choose their representatives through an election process. These MLAs meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the cities and in the country are allowed to vote. So मैंने आपको बता दिए हैं, पहले में आपका आएगा डायरेक्टली, देन आपका रिप्रेजेंटेटिव या एमएलए कुछ भी लगा सकते हैं, थर्ड में भी आप रिप्रेजेंटेटिव या एमएलए कुछ भी लगा सकते हैं, और फोर्थ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो आई होप यू ऑल क्लियर दिस। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा आगे के वर्क के लिए। सो टिल दैट, बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी।